हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का एक बार रिवाइज किया था अप टू वीडियो लेक्चर नंबर 6। आज का वीडियो लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। डेल्टा ई इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर यहां ये डेल्टा एम है बेटा द्रव्यमान क्षति। केमिकल रिएक्शन में आपको बताया गया था ए प्लस बी से सी प्लस डी बनेगा। ये है क्रियाकारक और ये है उत्पाद नाभिक। इन दोनों के द्रव्यमान में कुछ डिफरेंस आ जाएगा जिसे कहा जाएगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से डिनोट किया जाएगा। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल्टा ई। अगर कभी यहाँ पर E लिखा जाए, अगर हम डेल्टा M को M से लिखें तो E इक्वल टू हो जाएगा M इंटू सी स्क्वायर। आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। एक एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और 1 ग्राम के तुल्य मुक्त ऊर्जा जो आपको बताई गई थी 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रति न्यूक्लियन। प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि पहले आप बंधन ऊर्जा कैलकुलेट कीजिएगा। बंधन ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। एम सैद्धांतिक क्या होता है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और एम प्रायोगिक आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एम सैद्धांतिक आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको आपने एम प्रायोगिक में से माइनस कर लिया तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करें चाहे तो सपोज कीजिए डेल्टा एम इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 1.5 AMU। आपको तरीका बता रखा है कि चूंकि 1 AMU के तुल्य मुक्त ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक तरीका यहाँ पर हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट करें, लेकिन वो लेंथी मेथड हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि डेल्टा एम इज इक्वल टू आपके पास में आ गई वैल्यू एमयू में। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं 1 एमयू के तुल्य मुक्त ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो आप क्या करें, अतः डेल्टा एम के तुल्य मुक्त ऊर्जा हो जाएगी बेटा 1.5 इंटू यहाँ पर जो ये 1 एम है इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना। एक बार इसको पूरा मैं समझा देता हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, इन तीनों चीज को मैं लिंक करके बता रहा हूं आपको। यहां पर स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। सबसे पहले पढ़ना पड़ता है आपको फर्स्ट द्रव्यमान क्षति, सेकंड आएगा बंधन ऊर्जा और तीसरा रहेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये आपस में कनेक्ट है, ऐसा मान लीजिए। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से लिखा जाता है। डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। क्लियर बेटा, सीधी सी बात है। एम सैद्धांतिक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम सैद्धांतिक किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लीजिए। एम सैद्धांतिक का फॉर्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है बेटा मेरी बात, माइनस एम प्रायोगिक जो कि आपको गिवन रहेगा। सपोज कीजिए आपके पास में डेल्टा एम की वैल्यू आ गई, मैंने अभी बताया आपको 1.5 AMU। अब आप यहां पर बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक तरीका है आपके पास में कि डेल्टा एम की वैल्यू निकल गई है 1.5 AMU। AMU को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 सी की वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास में जूल में। फिर आप इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप इस मेथड को मत सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकालिए।
चूंकि हम जानते हैं, हम थ्योरेटिकल जानते हैं कि 1 mu के तुल्य मुक्त ऊर्जा होती है, अभी बात जानते हैं बेटा, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो 2 mu के तुल्य मुक्त ऊर्जा हो जाएगी 2 गुना, 3 के तुल्य हो जाएगी 3 इंटू 931। तो बेटा 1.5 AMU जो कि द्रव्यमान शक्ति है के तुल्य मुक्त ऊर्जा के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है उसको आप 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर ये वैल्यू डेल्टा ए की वैल्यू आ गई x। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हालांकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बंधन ऊर्जा होगी, जो बंधन ऊर्जा होगी उसका प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। तो सिंपल सी बात आ गई कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, आपने बंधन ऊर्जा निकाला, उसमें आपने द्रव्यमान शक्ति का द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दिया, तो आ गया आपके पास में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी कि पहले तो आपको डेल्टा एम चाहिए होगा, फिर आप थ्योरेटिकली जो आपको 1 एम के तुल्य मुक्त ऊर्जा पता है उससे आप बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे, और लास्ट में आप ए का भाग लगा देंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल का पोर्शन। ठीक है, अब अगर एग्जाम में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की परिभाषा आती है या इसके बारे में पूछा जाता है तो आप क्या लिख कर आएंगे, तो वो देखिए आप। तो किसी भी नाभिक का, आपको यहां से ध्यान देना है, किसी भी नाभिक, आवर्त सारणी में किसी भी नाभिक की बात कर रहा हूं तो इसमें सभी कंसीडर हो गए। किसी भी नाभिक का स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब आप जानते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी भी नाभिक का स्थायित्व प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से ज्ञात किया जाता है, से ज्ञात किया जाता है। किसी भी नाभिक का स्थायित्व प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से ज्ञात किया जाता है। अच्छा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? बंधन ऊर्जा डेल्टा ई से भी लिखा जाता है, कई जगह इसको बीई से भी लिखा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, तो बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए, बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग देने पर, डिवीजन करने पर, का भाग देने पर प्राप्त राशि क्या होगी बेटा? प्रति न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है मेरी बात? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा ई, आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है ना, इसके ऊपर ये बार का सिंबल, या बीई बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा ई बार या बीई बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी डेल्टा ई बार का फॉर्मूला क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। यहां पर आप हिंदी में लिख लीजिए, बंधन ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान संख्या। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में आप यहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। यहां तक पहुंचने का तरीका मैंने आपको बताया, डेल्टा एम आपको निकालना ही पड़ेगा। डेल्टा एम आपने निकाल दिया, उसमें आप 931 की मल्टीप्लाई कर देंगे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आपको द्रव्यमान संख्या पता होगा, कैसे पता होगा? जैसे मान लीजिए 8 ऑक्सीजन 16 है तो इसके लिए द्रव्यमान संख्या 16 हो गई, 8 ऑक्सीजन 18 है तो इसके लिए द्रव्यमान संख्या 18 हो गई। तो अगर आपको इसका निकालना है तो पहले इसकी बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए, इसमें 16 का भाग लगा दीजिए, इसकी बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए, इसमें 18 का भाग लगा लीजिए। ठीक है ना, एक इसका न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। अब इसी में स्टार पॉइंट डाल के आपको लिखना है। इसमें बहुत छोटे छोटे से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आप देखिए। पहला जो इसमें आपको बात ध्यान रखनी है वो है
प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के लिए, किसी नाभिक के लिए, अभी आपने पढ़ा कि ये नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी, जैसे दो अलग अलग नाभिक है, अगर किसी के लिए ए नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो इसका स्थायित्व इसके कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। सपोज कीजिए ये तीन अलग अलग नाभिक है, इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मान लीजिए 5 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है, तो सबसे ज्यादा इसका स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, ए का स्थायित्व सबसे ज्यादा, बी का थोड़ा कम और सी का सबसे कम। तो कुल मिलाकर जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। उसी आधार पर मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के लिए जितना अधिक होगा, जितना अधिक प्राप्त होता है वह नाभिक उतना ही अधिक, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, स्टेबल, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। आवर्त सारणी में फेरस 56 सबसे ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त करता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं दिखाऊंगा, अभी आप इस बात को ध्यान रखिए कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के लिए जितना ज्यादा होगा वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है। इसको पॉइंट लिख लीजिएगा, जितना अधिक प्राप्त होता है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान नाभिक के, अर्थात प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान नाभिक के स्थायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक स्थायी तत्व फेरस 56 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, ठीक। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके नाभिकीय बल, इसको नोट कर लीजिएगा जितनी बातें मैंने यहाँ पर लिखा है। तो प्रति न्यूक्लियॉन में आप इन तीनों को रिलेट करके पढ़ना है आपको कि कैसे आपको सबसे पहले द्रव्यमान शक्ति निकालनी होगी, द्रव्यमान शक्ति के बाद कैसे आपको बंधन ऊर्जा निकालना होगा, और बंधन ऊर्जा में आप जैसे आप ए का भाग लगा देंगे तो वो क्या बताएगा, वो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की वैल्यू आपको बता देगा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान काम क्या आता है, तो वो नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, जिसकी वैल्यू प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा किसी नाभिक के लिए उसका आवर्त सारणी में स्थायी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी तत्व फेरस 56 होता है, उसका 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। इस बात को मैं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताऊंगा, पहले आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। आज मैं केवल नाभिकीय बल की केवल संकल्पना बताऊंगा, इसका एक केवल थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर कवर करूंगा, समझाने का काम मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। और उस वीडियो लेक्चर में थोड़ा मैं आपको प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा से रिलेटेड एक डायग्राम है उसे भी वहां पर शो करूंगा। तो पहले आप इसको नाभिकीय बल को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, तो इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो बेटा देखिए, नाम से ही पता लग रहा है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल मतलब थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ये नाभिक है, ये प्रथम कक्षा परमाणु की ये द्वितीय, ये तृतीय, लेकिन हम तो परमाणु पढ़ नहीं रहे हैं,
हम तो इस नाभिक को पढ़ रहे हैं। इस नाभिक को जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जूम करके ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक। अब इस नाभिक के अंदर आप जानते हो कौन कौन उपस्थित होते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन को मैंने डार्क सर्किल से बना दिया और न्यूट्रॉन को मैंने यहाँ पर होल सर्किल से बना दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर बहुत सारे, भाई 1H1 ही एक ऐसा होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कैसे, देखिए 1H1, ठीक है ना, ये इसका नाम ही प्रोटॉन होता है, प्रोटियम इसको कहा जाता है। अगर आप इसमें प्रोटॉन की बात करें तो इसमें एक होता है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। लेकिन इसके अलावा जो भी होता है 1H2 मान लीजिए, 1H3 मान लीजिए, तो प्रोटॉन इसमें एक, न्यूट्रॉन इसमें एक, प्रोटॉन इसमें एक, न्यूट्रॉन इसमें 2, ठीक है ना। और आप मान लीजिए जैसे 8 ऑक्सीजन 16, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है। 8 ऑक्सीजन 17, प्रोटॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 9। तो केवल 1H1 ही ऐसा होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, बाकी सब में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है ना। अब इन जनरल कोई ये दे दिया हमने यहाँ पर, इसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन है और एक से ज्यादा न्यूट्रॉन है, ठीक है बेटा। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, थोड़ा समझना आप यहाँ पर। प्रोटॉनों में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉनों में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, अनावेशित होता है। तो कूलाम के नियम में आपने पढ़ा था कि अगर दो आवेशित कण पास पास रखे हो तो इनके बीच में लगने वाला बल F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होना चाहिए, और ये होता भी है, ठीक है। जहां पर Q1 और Q2 इनके परिमाण को प्रदर्शित करता है, आवेश के परिमाण को, और R इन दोनों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। अब ये प्रोटॉन है, धार सर्किल, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फेम्टोमीटर यानी फर्मी की कोटि की 10 की घात -15। इस नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 है, तो इसके अंदर इन दोनों के बीच की दूरी तो और कम होगी, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा है कि जितनी दूरी कम होगी उतना ही बल ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। R स्क्वायर है, दूरी जितनी ज्यादा कम होती चली जाएगी बल उतना ही ज्यादा चल जाएगा। अब ये पॉजिटिव तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। इस आधार पे तो यहाँ पर हर एक प्रोटॉन एक दूसरे पे बल लगाएगा और ये बाहर चले जाना चाहिए, यानी ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, और ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है पसंद ना करना, आकर्षण का मतलब होता है पसंद करना, समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है ना। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों सह जाती हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और ये एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब भी फिर ऐसा अगर होता, एक्चुअल में अगर ऐसा होता, ये तो थ्योरेटिकल बात मैंने बताया आपको, एक्चुअल में अगर ऐसा होता तो फिर तो नाभिक का स्थायित्व होता ही नहीं, लेकिन तब भी नाभिक का यहाँ पर स्थायित्व है। तो ऐसा होने के लिए एक और बल, यानी प्रकृति में एक और बल है, जो ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये 1000 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये 1000 न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, तब भी इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ये नहीं जा रहे हैं, यानी इस 1000 को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर है, यानी यहाँ पर पहले से ही कोई आकर्षण बल है, और वो बल कौन सा है, नाभिकीय बल। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको लिटरेट किया है, ठीक है ना, हल्का समझाया है, पूरा मैं अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, अभी केवल ये संकल्पना आधारित है, तो पहले इसको लिख भी लेते हैं। नाभिकीय बल के बारे में देखिएगा बेटा, नाभिक में अत्यधिक सूक्ष्म स्थान में, मैंने सूक्ष्म स्थान क्यों कहा, सूक्ष्म स्थान से मेरा तात्पर्य है कि नाभिक के अंदर की बात कर रहा हूं, नाभिक की त्रिज्या स्वयं ही बहुत छोटी होती है 10⁻⁻15, और उस अत्यंत सूक्ष्म स्थान में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अत्यधिक सूक्ष्म स्थान में अधिक मात्रा में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन
उपस्थित होने के बाद भी नाभिक के स्थायी, ठीक है ना बेटा, उपस्थित होने के बाद, यहां पर इसलिए दिखाया गया है प्रोटॉन, आप न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए, प्रोटॉन बहुत सारे, 2 प्रोटॉन है, अब तो मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन उपस्थित है तो एक दूसरे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे को बाहर फेंक देंगे, तब भी इसका स्थायी बना रहता है, होने के बाद भी नाभिक के स्थायी, इसलिए तो इसको पढ़ रहे हैं, नाभिक के स्थायी बने रहने के लिए एक अन्य बल को उत्तरदायी, मतलब इसकी जिम्मेदारी है इनका स्थायी बनाए रखने के लिए, एक अन्य बल को उत्तरदायी माना जाता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। बात क्लियर है बेटा? आपको भी केवल इतना ही ध्यान रखना है कि नाभिक के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन है, एक से ज्यादा प्रोटॉन हो गए तो प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सजातीय है, एक ही जाति के आपस में पसंद नहीं करते हैं। अगर हाँ नेगेटिव होता, दूसरी प्रकृति का होता तो ये इसको आकर्षित कर लेता, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी में यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन तब भी नाभिक का स्थायी बना रहता है। तो ऐसा होने के लिए कौन सी देवीय शक्ति यहाँ पर जिम्मेदार है? तो कोई देवीय शक्ति नहीं है, यहाँ पर एक नाभिकीय बल जिम्मेदार है, जिसे हमने नाम दिया नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है बेटा। यह बल, इंपॉर्टेंट बात, यह बल कूलाम के विद्युत बल व न्यूटन के, ये एक और अंकल थे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। कूलाम का विद्युत बल F=K Q1 Q2 R²। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल आपने चैप्टर शायद 10th में, क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, F=G m1m2/r²। लेकिन ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। कूलाम का तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, और गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये जो बल आ रहा है, कौन सा बल? नाभिकीय बल। इन दोनों बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से भी अत्यधिक प्रबल बल है। यानी अगर आप इसकी प्रबलता की बात करें, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है, तो नाभिकीय बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। इनकी दुर्बलता का एक क्रम भी दिखा दूंगा मैं। अत्यधिक प्रबल बल है, ठीक है, किंतु इसकी परास बहुत कम होती है, ठीक है ना। बहुत कम क्या है, ये नाभिक के अंदर ही लगता है, बहुत कम होती है। अब आपका काम क्या है बेटा? आज आपका काम यह है कि आप एक नाभिकीय बल की जो मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल बातें दिखाई है, इसको 1-2 बार आप समझना, ठीक है ना। पहले तो आप वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप थोड़ा विचार करना कि मैंने क्या कहा, क्यों मैंने इसको इंटरलेट करा कूलाम के बल से, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मुझे कूलाम का बल यहाँ पर आपको बताना पड़ा। रीजन है उसका, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आ गया है। न्यूट्रॉन के लिए तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो 2 से ज्यादा प्रोटॉन होंगे और दोनों समान प्रकृति के, तो प्रतिकर्षण लगाएंगे, तब भी यहाँ पर इसका स्थायी बना रहता है। तो उसके बारे में विचार करना है, इसके बाद आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा अगले वीडियो लेक्चर में। दूसरा जो काम है वो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा समझना। जो तीनों चीजें मैंने बताई है, तीनों कौन कौन सी? सबसे पहले द्रव्यमान शक्ति, फिर बंधन ऊर्जा, और देन आपको प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इन तीनों को आप समझना, अपने दिमाग में इसको कोशिश करना कि सेव हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं एक तो आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिसमें प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू।